हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th के चैप्टर 3 की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है अपवाह। ये टॉपिक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपवाह की। अपवाह क्या है? देखिए, एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है अपवाह, है ना। अपवाह द्रोणी एक शब्द आता है, ये क्या है? देखिए, नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। और जल विभाजक क्या है? देखिए, पर्वत या उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करता है उसे जल विभाजक कहते हैं, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कहाँ पे स्थित है? किस नदी में? अमेजन नदी की है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है ना। अब हम बात करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। देखिए, भारत का जो अपवाह तंत्र है इसका नियंत्रण भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। इस आधार पर भारत की नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है हिमालयी नदी, यानी हिमालय की नदियाँ। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और हिमालय नदियों के बारे में अच्छे से डिटेल में जानें, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय की नदियों के बीच में क्या डिफरेंसेस है ना। देखिए, जो हिमालयी नदियाँ हैं ये बहुत नई नदी हैं, युवावस्था में अभी हैं ये, यानी घाटी अभी भी गहरी कर रही हैं ये अपनी, है ना। वहीं जो प्रायद्वीपीय नदियाँ ये बहुत पुरानी हैं और ये प्रौढ़ावस्था में हैं, यानी लगभग धरातल को प्राप्त कर चुकी हैं अपनी, जितना उनको जो है घाटी गहरी करनी थी वो अपनी कर चुकी हैं ऑलरेडी। उत्तर भारत के मैदान में पहुंचकर विसर्पण करने लगती हैं हिमालयी नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो, और कभी कभी अपना रास्ता ही बदल देती हैं, है ना। वहीं पे जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो कठोर पठारी संरचना द्वारा नियंत्रित हैं और विसर्पण नहीं करती। मार्ग लगभग निक्षिप्त होता है ना। उद्गम से लेकर मुहाने तक कठोर चट्टानों में प्रवाहित होती हैं ये नदियाँ। वहीं पे देखिए, जो सबसे अधिक लंबाई होती है हिमालयी नदियों की, इनके सोर्स से सिंक तक की जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए कि जो गंगा है वो सबसे लंबी नदी है। कहाँ की नदी है? हिमालयी नदी है। इसका जो कितनी लंबी है ये? 2525 किलोमीटर लगभग लंबी है ना। वहीं पे अधिकतर नदियाँ छोटी होती हैं प्रायद्वीपीय भारत की, क्योंकि उद्गम मुहाने से दूर नहीं होता है ना। मतलब दूर नहीं होता, नज़दीकी होता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता, है ना। वहीं पे देखिए, जैसे गोदावरी 1465 किलोमीटर सबसे लंबी नदी है ना। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। वहीं जो हिमालय की नदियां हैं उनकी बात करें तो ये वर्षवाहिनी नदियाँ होती हैं। जल के दो स्रोत होते हैं इनके, एक वर्षा जल, दूसरा ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स, क्योंकि हिमालय की अधिकांश नदियाँ 6000 मीटर से ऊंची है ना, वहाँ से निकलती हैं, जबकि हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है? 4400 मीटर। और नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? 6000 मीटर से। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि उन्हें खूब बढ़िया से मिलेगा ही, है ना। पानी हमेशा, ये इन्हें आप कह लीजिए कि हमेशा जो है बारह महीने ये जो है बहती रहती हैं। हिमाच्छादित ग्लेशियरों का भी जल नदियों में मिल जाता है, तो ये मुख्य स्रोत बन जाता है हिमालयी नदियों की। वहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वर्ष भर वर्ष विहीन होती हैं, है ना। यहाँ पे पानी हमेशा नहीं होता, ये मौसमी नदियाँ होती हैं। ये केवल वर्षा जल पर निर्भर करती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 800 मीटर। इसे ध्यान रखिएगा। अब हम सबसे पहले हिमालयी नदियों के बारे में बात करेंगे, है ना। अब हिमालयी नदियों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र की, ठीक है। उससे पहले आप 2-4 चीज़ें और जान लीजिए, जैसे पूर्ववर्ती नदियाँ कौन कौन सी? हिमालय के उत्थान से भी पहले बहती थी ये। ऐसी नदियाँ सकरी और खड़े ढाल वाली घाटी में का निर्माण करती थी, जिसे गार्ज कहते हैं। पूर्ववर्ती नदियों की बात करें जैसे कि सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु,
है ना, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। ये 2-4 चीज़ें जिसे आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नदियाँ यानी सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये तीनों नदियाँ हिमालय के उत्थान के साथ उसे काटती रहीं और अपनी घाटी गहरा करती रहीं, मतलब कि गार्ज बनाती रहीं। गार्ज ऐसा सा होता है जैसे मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, ये ऊपर भूमि उठी हुई है पहाड़ी, और ये देख रहे हैं आप गहरा जो है घाटी बना हुआ है, गार्ज बना हुआ है, यहाँ पे नदियाँ बह रही हैं। कुछ नदियाँ विलुप्त भी हो गई, सूख भी गई, लेकिन गार्ज आज भी वहाँ पे है ना, आई आकार की घाटी से कह ले सकते हैं आप गार्ज को। तो देखिए नदियाँ क्या है कि देखिए हिमालय जब बढ़ने लगा तो नदियों को लगा भाई हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, आपको उठना है आप उठिए, बट हम तो इधर से ही बहेंगे, हमें उठना ही नहीं है ना। तो ये अपना बहती रही, हिमालय आसपास मतलब कि आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो उठते चले गए, लेकिन इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, एकदम डटी रही अपने रास्ते पे, है ना। तो ये नदियाँ हैं। ये एग्जाम्पल के लिए सिंधु गार्ज आप ले लीजिए, जम्मू कश्मीर की गिलगित में के समीप है सिंधु गार्ज। और सीप किला गार्ज कहाँ पे है? हिमालय प्रदेश में सतलज नदी पर है। दिहंग गार्ज का है, इन सबको नोट करते जाइएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर अरुणाचल प्रदेश में है दिहंग गार्ज, ठीक है। अब देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय हैं, अर्थात ये तीनों नदियाँ, ये जो नदियाँ हैं ये 3 देशों से होकर के गुजरती हैं। जो सिंधु नदी है और सतलज नदी है ये चीन, पाकिस्तान और भारत से होकर के गुजरती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के गुजरती है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सिंधु नदी के बारे में यानी सिंधु नदी तंत्र के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए जो सिंधु नदी तंत्र है उसकी जो मुख्य नदी है वो सिंधु नदी है, ठीक है। बाएं तट पर आकर के मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की, क्रम से लिख लीजिए, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। चिनाब, रावी और व्यास हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। देखिए तो आप ऐसे नोट कर लीजिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, है ना। बाएं तट पर आकर के मिलने वाली 5 प्रमुख नदियां थी ये। सिंधु और सतलज 2 नदियां निकलती हैं, कहाँ से? सिंधु नदी तंत्र से। झेलम एकमात्र ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। 5 प्रमुख नदियां यानी पंच नदी ने कहा जाता है, पंजाब में बहती हैं। ये पांचों पाक के पठानकोट में, ठीक है, पठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम, इसकी बात कर लीजिए। सबसे पहले आप बगल में इस तरीके से ऊपर लिख दीजिए सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम, उसके बाद आप यहाँ पे डाल दीजिए नदी और यहाँ पे लिख लीजिए उद्गम, और ऐसे लाइन खींच लीजिए या डैश करके लिख लीजिएगा। नदी में लिखिए सिंधु, उद्गम में लिखिए चेमा युडुंग ग्लेशियर, कहाँ पे है ये? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। सतलज राकसताल, ठीक है। झेलम जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है, श्रीनगर के बूलर झील में मिल जाती है झेलम नदी, ठीक है। चेनाब हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रे के समीप से निकलती है। रावी और व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। इसमें से व्यास सतलज की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, व्यास सतलज की सहायक नदी है। व्यास सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती, इसे नोट करिएगा। ये व्यास सिंधु नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती। व्यास पंजाब के कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिल जाती है और सतलज में ही विलुप्त हो जाती। अब थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं हम सिंधु नदी का, है ना। सिंधु नदी देखिए यह नदी तंत्र की प्रमुख नदी है, सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की 6 सबसे लंबी नदियों का मैं क्रम से बता रही हूँ, आप लिखते जाइए। सबसे लंबी है ब्रह्मपुत्र, उसके बाद सिंधु, फिर गंगा, फिर सतलज, फिर गोदावरी, फिर यमुना, है ना। इसमें से आप गोदावरी को देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है ना। यमुना 6th सबसे लंबी नदी है, 6ठी नंबर की, तो ये गोदावरी से छोटी है, ठीक है।
सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य प्रवाहित होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। लेह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ। लेह कहाँ बसा है? सिंधु नदी के तट पर। यह नदी एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है जिसे सिंधु गार्ज कहते हैं। अभी मैंने बताया गार्ज क्या होता है। इस तरीके से पहाड़ उड़ते चले गए और नदियों ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और उन्होंने गहरी घाटी बना ली, इसे गार्ज कहते हैं। यह कहाँ है? गिलगित के पास है। सिंधु गार्ज कहाँ पे स्थित है? गिलगित के पास, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की, ठीक है। ओके, अब हम गंगा नदी की बात करें तो देखिए गंगा नदी तंत्र की सबसे पहले आप बात कर लेते हैं हम। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र यानी नदी तंत्र गंगा नदी का है, ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र और नदी तंत्र गंगा नदी का है सबसे बड़ा। गंगा 2 देश से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा है? एक बांग्लादेश, एक भारत। गंगा नदी का निर्माण 2 धाराओं से मिलकर होता है। कौन कौन सा धारा है? भगीरथी और अलकनंदा। कहाँ पे हैं ये दोनों? उत्तराखंड में। एक छोटी चीज़ समझिए, देखिए एक है यहाँ पे सतोपच और एक है यहाँ पे मान लीजिए गंगोत्री, ठीक है। सतोपच से निकली नदी धारा, इस तरीके से 2 नदी धाराएं निकली, फिर ये यहाँ पे आके मिल गई, इसे कहा गया विष्णु प्रयाग। उसके बाद ये आगे बढ़ी नदी धारा, फिर इधर पे आई तो यहाँ पे एक पंडिर नदी मिली आकर के, है ना। इस तरीके से यहाँ पे इसी दिशा से आई और पंडिर नदी मिली, इसे कहा गया जो है। इसके बाद ये जो है ये अलकनंदा बह रही है, इसे आप संपूर्ण नाम इसका अलकनंदा दे सकते हैं, ठीक है। कर्णप्रयाग कहा गया। फिर मतलब और नीचे आई तो कर्णप्रयाग वो मंदाकिनी नदी से इधर से ही आके मिली। और नीचे आई तो रुद्रप्रयाग, उसके नीचे देवप्रयाग। अब ये जो दिशा है यहाँ से एक नदी बहती हुई आ रही है ना, और यहीं आके मिलेगी वो होगी भगीरथी। और जब देवप्रयाग और भगीरथी मिल जाती हैं तो यही जब नदी धारा आगे बहती है तो वो गंगा कहलाती है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिए। भगीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। अलकनंदा नदी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा और भगीरथी उत्तराखंड में देवप्रयाग से मिलकर के गंगा का निर्माण कर देती हैं। मोटा मोटा बात ये है। अलकनंदा नदी 2 नदियों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। पूरा ढांचा समझ लीजिए। कौन कौन सा? धौलागिरी और विष्णु धौली गंगा और विष्णु गंगा, ठीक है। देखिए विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से मिलती हैं ये आपस में, ठीक है। तब इसे हम अलकनंदा कहते हैं। समझ गए आप? अलकनंदा के आगे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आकर के मिलती है। रुद्रप्रयाग में आगे देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा आकर के मिल जाती हैं। फिर भगीरथी और अलकनंदा का संयुक्त धारा गंगा में गंगा कहलाती है, ठीक है। फिर वही जब आगे बढ़ते हैं उसे गंगा कहा जाता है। इसे ऐसे आप नोट कर लीजिए। एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? नोट कर लीजिए। उत्तराखंड सबसे ज़्यादा लंबाई है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लंबाई और सबसे कम लंबाई कहाँ पे है? झारखंड में है। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती, हरिद्वार से ही, ठीक है। ओके, अच्छा आप एक चीज़ बहुत बार बार सुन रहे हैं, नदी तंत्र। ये नदी तंत्र क्या है? देखिए किसी नदी व उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में गंगा 2 वितरिकाओं में बट जाती है। 2 धाराओं में, कहने का मतलब है, एक भगीरथी, दूसरा हुगली। ये जो भगीरथी है, मुख्य नदी भगीरथी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली पूर्व में बहकर हुगली नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। कुछ नदियाँ जो हैं, ठीक है, पूर्व में बह जाती हैं और हुगली से मिलती हैं। भगीरथी बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। पद्मा नदी में ब्रह्मपुत्र भी बांग्लादेश में मिलती है। फिर आगे चलकर बराक नदी मिलती है।
तो संयुक्त रूप से इसे मेघना नदी कहा जाता है। इसे आप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ लिखते रहिएगा। बराक नदी को मेघना नदी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कहीं पे पूछ दिया तो कन्फ्यूजन होइएगा, ठीक है। बराक नदी है वो मणिपुर से निकलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, याद रखिएगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, यमुना नहीं जमुना कहते हैं, ठीक है। और जो गंगा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा की बात करें तो सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। लवड़ी मृदा यानी खारा होता है कि यहाँ की वनस्पतियाँ जो है लवड़ी मृदा होने के नाते थोड़ी खारी भी होती हैं, है ना। विस्तार की बात करें, देखिए इसका विस्तार हुगली नदी से लेकर के मेघना नदी तक है इस डेल्टा का। सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों, जो वनस्पतियां समुद्र तट पर उगती हैं और खारे जल में पाई जाती हैं, उन्हें मैंग्रोव कहते हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पतियों की लकड़ियां बहुत ही कठोर होती हैं और जो ढाल होती है वो खारी होती है ना। भारत में बंगाल टाइगर सुंदरवन में ही पाया जाता है। वापस लौटते हैं सहायक नदी पर। तो देखिए एक चीज़ और याद रखिए कि भारत में मैंग्रोव वनों के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में, और 3rd नंबर का स्थान है आंध्र प्रदेश के गोदावरी कृष्णा डेल्टा में, ठीक है। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ हैं यमुना, एकमात्र हिमालयी सहायक नदी। दूसरा अन्य सहायक नदी है जो दाहिने तट पर मिलती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स, प्रायद्वीप पठार से निकलती हैं। ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स और निकल कर के मिल जाती हैं गंगा से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में, ठीक है। ओके, तो अभी ब्रह्मपुत्र को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से उद्गम है इसकी जो लंबाई है वो सिंधु से अधिक है, ठीक है। अधिकतर मार्ग भारत के बाहरी तय करती है। ध्यान रखिएगा कि चाइना में तिब्बत पठार पर इसे शांगको कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग कहते हैं, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ये हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। नमचा बरवा से यू टर्न लेकर के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में वृहद हिमालय को काट कर गहरे खड्ड का निर्माण करती है। अब एक नया वर्ड आ गया, खड्ड। देखिए गार्ज को ही खड्ड कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र चीन, भारत, बांग्लादेश में होकर के बहती है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सहायक नदियां मिलती हैं इसकी, दिबांग और लोहित, ठीक है। इसके बाद असम घाटी के मैदान में प्रवेश कर जाती है ये। और आगे बढ़े तो असम में सदिया से लेकर के धुबरी तक पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है ये। यहाँ तक ये एक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है, ठीक है। इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में सिलांग पठार है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जल मार्ग बनाती है। इन सभी चीज़ों को नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ कि नोट्स जरूर बनाइएगा इनका, है ना। इस जल मार्ग में कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। इन नदी द्वीपों में माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। माजुली थोड़ा सा जान लीजिए, माजुली क्या है। देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज है। असम सरकार ने इस द्वीप को नदी जिला घोषित कर दिया है, ठीक है। यह भारत का एकमात्र नदी जिला है। धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है यहाँ। नदी के बीचों बीच है माजुली द्वीप, है ना। और उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। असम के बाद ब्रह्मपुत्र अचानक दक्षिण की ओर मुड़ कर के बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बहुत मुड़ती है और बेमतलब मुड़ती है, बताती नहीं, एकदम मुड़ जाती है अचानक से। जैसे इसने यू टर्न लिया और पहुँच गया अरुणाचल प्रदेश में, फिर उसने फिर से अपना दिमाग पलटा और फिर से वो कहाँ गई, ब्रह्मपुत्र की ओर। कुछ क्लियर नहीं रहता, ठीक है। सिक्किम में जीम ग्लेशियर से निकलने वाली टिस्ता नदी बांग्लादेश में मिल जाती है इससे। मणिपुर से निकलने वाली बांग्लादेश में पद्मा यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त धारा, ठीक है, पद्मा से मिलती है।
तो संयुक्त धारा को, इसकी जो संयुक्त धारा बनती है पद्मा के साथ ब्रह्मपुत्र की, उसे मेघना कहते हैं। यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी है? एक तो है तिस्टा ही, दूसरा है मानस, दिबंग, लोहित, धनश्री, फिर सुबानसिरी, फिर जिया भरेली, इसके सिवा पगलादिया, फिर पिथुमारी। ठीक है, इनका नाम नोट रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नर्मदा नदी के विषय में। ठीक है, नर्मदा नदी के विषय में बात करें। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की नदी है। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा कि नर्मदा नदी अरब सागर में अपना जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी, यह जो नदी है, ये अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है। यह नदी गोदावरी और कृष्णा के बाद पूरे प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्लियर हो गया। आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे दो चीज़ बोली है, ध्यान रखिएगा कि अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, लेकिन कृष्णा गोदावरी के बाद पूरे प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलती है और भरूच या फिर भड़ौच कहा जाता है के पास खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, गुजरात का भड़ौच और मध्य प्रदेश का जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। यह 3 राज्यों से होकर के बहती है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इसकी सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी के पास भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में जल प्रपात बनाती है। ठीक है, धुआंधार और या फिर उसे कह लीजिए कि कपिल धारा जलप्रपात इसे कहते हैं। धुआंधार या कपिल धारा जलप्रपात कहते हैं इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ताप्ती नदी के विषय में। तापी नदी या ताप्ती नदी, यह महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार से निकलती है और सतपुड़ा के दक्षिण में अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। ये सभी जो नदियां हैं ये अरब सागर में जल गिराने वाली हैं, ये दोनों। जब बाकी का बारी आएगी तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, इनको आप नोट रखिएगा कि अभी तक जो बता रही हूँ ये अरब सागर में गिराती हैं जल, ये दोनों नदियाँ। ठीक है, देखिए सूरत के समीप खंभात खाड़ी में जल गिराती है। गुजरात का प्रमुख शहर सूरत तापी के मुहाने पर स्थित है। यह नर्मदा भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर तथा तापी भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में है। ठीक है, नर्मदा भ्रंश घाटी कहाँ है? सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में। तापी कहाँ है? सतपुड़ा के दक्षिण में। अर्थात सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा व तापी भ्रंश घाटियों के बीचों बीच एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, एक ब्लॉक पर्वत है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में तापी दूसरी सबसे लंबी नदी है। फिर से सुन लीजिए, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तापी नदी है। तापी भी 3 राज्यों से होकर के बहती। कौन कौन से राज्य? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। उकाई और काकराकार। ठीक है, काकराकार या जो गुजरात में स्थित है। जल विद्युत परियोजना जो है तापी पर ही स्थित है।